सुप्रीम कोर्ट ने जो कोशिश की है मध्यस्थता की, क्या वो हल की तरफ आगे ले जाएगी? क्या एक कदम पीछे या एक कदम आगे बढ़ाने की गुंजाइश है? तमाम पक्ष एक दूसरे के सामने रखेंगे और बात किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2 महीनों के भीतर यानी 8 हफ्तों के भीतर ये रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, इस पैनल को सौंपनी है जो 3 सदस्यों का पैनल बनाया गया है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ भी इस वक्त यहां पर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हम इस पहली बहस को कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग आपको दिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश, हम लगातार बात कर रहे थे, तमाम पक्ष, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अपनी बात कही। आपके हिसाब से ये जो मध्यस्थता की कोशिश है, क्या ये इस पूरे विवाद को एक विराम लगाने में मददगार साबित होगी? राजीव जी, मैं सबसे पहले 2 लोगों को धन्यवाद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि कम से कम उसने सिर्फ टाइटल सूट ना समझ करके 110 करोड़ हिंदू जनमानस की भावनाओं को ख्याल रखा है और मध्यस्थता की बात की है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और दूसरा धन्यवाद करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को कि कम से कम आज पिछले 6 महीना से जो चल रहा था डिबेट, उसमें कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं थे। उनके इधर से उधर से उनके पक्ष में बोलने वाले अननोन लोग आते थे और बोलते थे। आज कम से कम कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता भेजी है, अपना सुरेंद्र भाई हमारे साथ लगातार रहते हैं। शैलेश, कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद। सुरेंद्र भाई हमारे साथ रहते हैं हर मुद्दे पर। आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो मध्यस्थता की बात कर रहा है वो कारगर होगी? सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की है, इसमें मध्यस्थता तब होती है जब लेन देन की बात होती है। ना हम कुछ लेने की बात करते हैं, ना देने की बात करते हैं। जो हमारा स्थान है, भगवान राम लला का जो जन्म स्थान है, उस जगह पर हमें भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसकी सिर्फ हम बात करते हैं और हम किसी चीज की बात नहीं करते हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी हिंदू धर्म गुरु को सुनना था तो अच्छा है, श्री श्री रविशंकर जी ने एक बार पहल किया था, उनका पहल 2017 में विफल हो गया था। हमारे शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य है, उसमें से किसी एक संत को अगर इसमें रखा जाता, अगर स्वरूपानंद सरस्वती जी को, निशिलानंद सरस्वती जी को या नित्य गोपाल दास जी को रखा जाता, या हमारे यहाँ रामभद्राचार्य जी जो रामचरितमानस के विशेष प्रकार विद्वान है, और कुछ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर को भी रखा जाता। रखना तो सभी लोगों को है शैलेश जी ना, और सभी लोगों को अपनी बात उन्हीं तीनों के सामने रखनी है। और मुस्लिम स्कॉलर को भी रखा जाता, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर लोग बताते हैं खलीफुल्ला साहब बहुत बेहतर जस्टिस रहे हैं और उनकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। उनकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जिस जगह पर मंदिर रह चुका है, जिस जगह पर विवादित स्थल है, उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। और जब नमाज नहीं पढ़ा जा सकता, मौलाना साजिद रशीद के पास में जाना चाहूंगा। मौलाना साहब, इस पूरे मुद्दे पर आपने तमाम लोगों को जाना समझा, कई कोशिशें पहले भी हुई, सरकारों के बीच में श्री श्री रविशंकर ने भी कोशिश की। आपको क्या लगता है मध्यस्थता की कोशिश एक हल पर ला पाएगी हमें? क्योंकि इकबाल अंसारी का यह बयान सामने आया है कि मध्यस्थता कुछ भी हो, फैसले तक हमको जाने की अब कोशिश करनी चाहिए। नहीं, देखिए, कितना भी बड़ा मसला हो, देश का हो, समाज का हो या मजहब का हो। मौलाना साहब, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एयर स्ट्राइक पर इस वक्त वायुसेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे हम चलते हैं वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑन द रिसेंट इंडिया-पाकिस्तान सिचुएशन एंड देन आई विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस कैन बी ऑफ कोर्स ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, इंक्लूडिंग ऑन द स्टेटमेंट व्हिच आई विल बी रीडिंग आउट टू यू. You are all aware of the developments following the heinous terrorist attack in Pulwama in the state of Jammu and Kashmir on 14 February that was executed by the Pakistan-based and UN-proscribed terrorist group Jaish-e-Mohammed. The Foreign Secretary and the spokespersons of our armed forces have already briefed the media on the action taken by us against the Jaish-e-Mohammed. On 26th February, our non-military counter-terrorism strike achieved the desired objective. It has demonstrated our firm resolve to take decisive action against cross-border terrorism. On 27th February, Pakistan, instead of taking action against terrorist groups on its soil, chose to escalate through an act of aggression
by violating our airspace and attempting unsuccessfully to target our military facilities. Their action was effectively thwarted by the alertness and readiness of our armed forces. We have been transparent and open in informing the media on 27th February itself that in the process of defending our national sovereignty and territorial integrity, one MiG-21 Bison was lost in action and Wing Commander Abhinandan had to bail out and landed in Pak-occupied Jammu and Kashmir. Pakistan, however, continues to propagate a false narrative of the events of that day. The statement made by our Indian Air Force is in the public domain. Only one aircraft was lost by us. If, as Pakistan claims, they have a video recording of the downing of the second Indian aircraft, why have they not shared the evidence or the video with the international media, even after more than 1 week? Questions should be asked to them as to where the fuselage of the aircraft is and what has happened to the pilots. As we have already said, there are eyewitness accounts and electronic evidence that Pakistan deployed F-16 aircrafts and that one F-16 was shot down by Wing Commander Abhinandan. Evidence of the use of AMRA missile, which can only be deployed on the F-16 with Pakistan, has also been shown to the media. Pakistan should explain why it continues to deny that its F-16 aircraft has been shot down. We have asked the United States to also examine whether the use of F-16 against India is in accordance with the terms and conditions of sale. Since the Pulwama attack, the international community has stood with India in their condemnation of the attack, as well as in asking Pakistan to take concrete action against terrorists and terror infrastructure in territories under the control of Pakistan. The United Nations Security Council unanimously issued a press statement in which they have explicitly referred to the Jaish-e-Mohammed as having claimed responsibility for the attack. The UN Security Council press statement also calls for perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of terrorism to be held accountable and brought to justice. It is regrettable that Pakistan still continues to deny Jaish-e-Mohammed's own claim of taking ownership of the Pulwama attack. In his interview to BBC on 1st March, Pakistan Foreign Minister said, and I quote, "They have not claimed responsibility of that," he means Pulwama attack. There is some confusion on that. The confusion is that the leadership has been contacted and they said no, unquote. Is Pakistan defending the Jaish-e-Mohammed and acting as its spokesperson? Does Pakistan's claim have any credibility? In 2004, the then President of Pakistan had made a solemn public commitment that they would not allow any territory under their control to be used for terrorist activity in any manner. But till today, Pakistan has failed to take any credible action against Jaish-e-Mohammed and other terrorist organizations which continue to operate with impunity from Pakistan. The widespread presence of terrorist camps in Pakistan is a public knowledge, both within and outside Pakistan. Repeated requests by us
and the international community for Pakistan to take action against such groups has been met with denial. Since 26 February, following demands from the international community, Pakistan is again claiming to take fresh action against terror groups on its soil. In an interview to CNN on 28th February, the Foreign Minister of Pakistan has said, and I quote, "Well, he, which is Masood Azhar, is in Pakistan, according to my information," unquote. Claims are being made that terrorist organizations will be proscribed, that some individuals have been placed in preventive detention, and that some action has been taken against seminaries and madrasas belonging to terrorist groups. We are seeing the same script that has been played out earlier. After the terrorist attacks on our parliament in December 2001, after the Mumbai terrorist attack in November 2008, and the attack on Pathankot Air Base in January 2016. Pakistan claims to proscribe groups and individuals, but this is confined only on paper. Actually, terrorist groups and individuals continue their activities without hindrance. Pakistan has not shown any serious intent. Individuals continue their activities without hindrance. Pakistan has not shown any serious intent to address the legitimate concerns of India and the international community. Despite the media interviews by Pakistan's foreign minister and former President Musharraf acknowledging the presence of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, the spokesperson of the Pakistani armed forces openly denied the presence of Jaish-e-Mohammed in Pakistan in an interview on 6th March. This statement is a sufficient proof that Pakistan still remains in a state of denial. We remain resolute in our determination to persuade the international community of the necessity of compelling Pakistan to move beyond mere words and to show credible, verifiable, and sustained actions. We have and we will continue to act with responsibility and maturity. Our armed forces continue to maintain strict vigil and will remain determined in the defense of the nation and its citizens. If Pakistan claims to be a Naya Pakistan with a Nayi Soch, it should demonstrate Naya action against terrorist groups and terror infrastructure on its soil and end cross-border terrorism in support of its claims. Thank you. I now open the floor to questions. Siddhant, and then. तो एमबीए के प्रवक्ता ने साफ किया कि भारत ने इस मुद्दे पर क्या किया और पाकिस्तान अब तक आतंक को जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो महज एक दिखावा ही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।